हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई का आज 6वां दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम शिवराज जवाब देंगे। तो सदन में आज से बजट अनुदान मांगों पर भी चर्चा शुरू होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 6वां दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम शिवराज जवाब देंगे और सदन में आज से बजट अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू होगी। इस बीच रुक करेंगे भोपाल से मिल रही एक और अहम खबर का। बीजेपी विधायक दल की आज बैठक है। शाम 7 बजे सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक होगी बजट सत्र को लेकर। इसमें रणनीति बनेगी। सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। तो भोपाल में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही। शाम 7 बजे सीएम हाउस में यह बैठक होगी। बजट सत्र को लेकर इस बैठक में रणनीति बनेगी और सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई का भी आज 6वां दिन है और सीएम भूपेश बघेल आज सदन में रिपोर्ट पेश करेंगे। जगरमुंडा के एडसमेटा में मुठभेड़ के मामले में वो रिपोर्ट पेश करेंगे। मुठभेड़ के न्यायिक जांच आयोग प्रतिवेदन और शासन की रिपोर्ट की कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करेंगे। सीजीपीएससी का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन भी आज पटल पर रखेंगे। ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर और अनिला भेड़िया के विभागों के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। तो कांग्रेस विधायक अरुण बोरा आज ध्यानाकर्षण भी लाएंगे। कोरोना से मृतकों के परिजन को मुआवजा नहीं मिलने पर ये ध्यानाकर्षण लाएंगे। भाजपा के शिवरतन शर्मा भी आज ध्यानाकर्षण लाएंगे। तो प्रदेश में मंडी टैक्स में बढ़ोतरी किए जाने पर ध्यानाकर्षण लाया जाएगा। प्रश्नकाल में भी कई मुद्दों की गूंज रहेगी। शिक्षा विभाग की ओर से बिना टेंडर खाद्यान्न सामग्री खरीदने का मामला गूंजेगा। तो शिक्षक भर्ती और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मामला भी उठेगा। इधर छत्तीसगढ़ की बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज से 4 दिनों के दौरे पर रहेंगी। बस्तर संभाग के सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर जिले का दौरा करेंगी। इस दौरान सभी जिलों में भाजपा के जिला पदाधिकारियों से 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगी। डी पुरंदेश्वरी इससे पहले भी बस्तर के कांकेर, कोंडागांव के पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ले चुकी हैं। तो बस्तर संभाग के 7 जिलों में कुल 12 विधानसभा सीट हैं, जहां वर्तमान में भाजपा का एक भी विधायक नहीं है। जबकि इससे पहले साल 2003, 2008 और 2013 के चुनाव में भाजपा विधायकों की संख्या आधे से ज्यादा थी। इसके कारण भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में 3 बार बनी। वहीं भाजपा ने बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में चुनाव से 1.5 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि बस्तर में कांग्रेस सरकार आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं कर रही है, वो अधिकार से वंचित है। वहीं पुरंदेश्वरी के दौरे पर कांग्रेस का कहना है कि उनके दौरे में बीजेपी का कोई बड़ा नेता साथ नहीं दिखता। कारण यह है कि अगर बड़े नेता चले जाएंगे तो 15 साल का कुशासन वहां दिख जाएगा। भाजपा गुटों में बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की राज में एक समय बस्तर में 11 एमएलए दिए तो बस्तर की उपेक्षा किए। लेकिन बस्तर की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। पिछले 2013 और 2008 में लगातार कांग्रेस के विधायक बनाए और इस समय कांग्रेस की सरकार भी है। 12 में 12 हमारे कांग्रेस के एमएलए हैं। तो बस्तर में पुरंदेश्वरी का कोई दाल गलने वाला नहीं है। डी पुरंदेश्वरी जी का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर वो आ रही हैं। इस तरह की जो लगातार उनकी जो मेहनत है, लगातार जो बैठकें हैं, उससे नित्य प्रतिदिन पार्टी के अंदर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास हो रहा है कि आने वाले वर्ष 2023 में एक बार फिर से इस प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
इस बीच रुक करेंगे रायपुर से मिल रही एक बड़ी खबर का, जहां पर एनएसयूआई आज प्रदर्शन करेगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रविशंकर विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा। रविशंकर विश्वविद्यालय प्रबंधन के सामने वो अपनी मांग रखेंगे। विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिसका विरोध करेंगे। तो आज एनएसयूआई पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करने जा रही है। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा और आज रविशंकर विश्वविद्यालय प्रबंधन के सामने अपनी मांग रखेंगे। तो मध्य प्रदेश की और भी ज्यादा खबरों के अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। विवेक, आज जो विधानसभा सत्र चल रहा है वहां तमाम मुद्दे तो गूंजेगी, साथ ही और क्या कुछ खास होगा? मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज 6वें दिन की कार्रवाई शुरू होगी। कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने के आसार है। प्रश्नकाल के बाद ध्यानाकर्षण होगा। ध्यानाकर्षण के बाद बजट अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू होगी। उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जो है अभिमत देंगे, अपना भाषण देंगे और उसके बाद फिर बजट अनुदान मांगों पर आज से चर्चा शुरू हो जाएगी। आज से लगातार जो है बजट अनुदान मांगों पर विभागवार चर्चा होगी। विभाग की चर्चा होने के बाद उसकी अनुदान मांगों पर मतदान होगा और अनुदान मांगे पारित होगी और बजट पारित माना जाएगा उस विभाग का। तो ये चर्चाएं आज से शुरू होगी। आज से सत्र की जो कार्रवाई है वो लंच ब्रेक के बगैर होगी। विधायकों को जो लंच है वो विधानसभा परिसर में ही अंदर दिया जाएगा। लगातार कार्रवाई चलेगी आज और लंबी कार्रवाई चलने के आसार है। इसके अलावा अभी यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आज बीजेपी विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम हाउस में शाम 7 बजे होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बजट सत्र में कैसे विपक्ष को जवाब दिया जाए, क्योंकि बजट अनुदान मांगों पर जब चर्चा होगी तो विधायकों के द्वारा अपनी बातें रखी जाएगी, उस विभाग की उपलब्धियों को रखा जाएगा और इसलिए विभागवार कौन विधायक किस विषय पर बोलेगा, इसकी रणनीति आज की बैठक में, विधायक दल की बैठक में तय होगी। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायकों को बजट सत्र के बाद अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने के निर्देश दे सकते हैं। साथ ही संगठन के नेता भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। ये आज की बीजेपी की गतिविधि रहेगी। आज सदन की कार्रवाई में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। वो भी जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं। इसके बाद वो कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे। असंगठित कामगार कांग्रेस और कर्मचारी कांग्रेस की बैठक में शामिल होंगे। डिजिटल सदस्यता, सोशल मीडिया को लेकर जो कार्यशाला है उसमें भी शामिल होंगे। दोपहर में पीसीसी दफ्तर पहुंचेंगे कमलनाथ और इन बैठकों में शामिल होंगे। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में कल संदिग्ध आतंकी पकड़ा है बांग्लादेश के, उनको लेकर जो है आज जो है गर्मागर्मी रहेगी और भी कई इनपुट मिल सकते हैं उनको। हो सकता है कि एटीएस आज जिला अदालत में पेश करके उनकी रिमांड ले। ये तमाम गतिविधियां आज भोपाल में होगी, जिस पर आईपीसी 24 की खास नजर बनी रहेगी। चलिए, अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका। बढ़ते आगे, रीवा के सिरमौर तहसील में आज हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तकरीबन 277 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सिरमौर को विकास कार्यों में हमेशा आगे रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सीएम ने भरे मंच से शिकायत मिलने पर सिरमौर के तहसीलदार को निलंबित कर दिया। जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने रोजगार पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। वहीं सीएम ने कहा कि इस बार होली पर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे कि आप जमकर होली खेलो। कोरोना के साथ साथ अब किसी भी बात का डर नहीं है। सरकार ने प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए तमाम कार्य किए हैं और इस दौरान सीएम ने हर गरीब तक पक्का मकान पहुंचाने का भरोसा दिलाया और कहा कि इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए संचित करके रखे हैं और 3 साल में 30 लाख घर बनाकर हर गरीब तक पक्का मकान पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सीएम शिवराज ने बाण सागर के पानी को सिंचाई के लिए उपयोग में लाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए देने की बात कही। इस बार खुल के होली मनाना, पूरे उत्साह से रंग खेलो, गुलाल खेलो। आगे गांव 86,000 गरीब इस रीवा जिले में जिनका सर्वे करके कच्चे मकान निकले हैं, उन सबको पक्का मकान बनवाने
सुहास भगत की बीजेपी से संघ में वापसी हो गई है और संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में सुहास भगत को मध्य क्षेत्र का बौद्धिक प्रमुख नियुक्त किया गया है। उनका मुख्यालय जबलपुर होगा। 2016 में सुहास भगत को संघ से बीजेपी में भेजा गया था। उस समय संगठन और सत्ता में समन्वय को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए ये फैसला लिया गया। सुहास भगत ने नई पीढ़ी की बीजेपी बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। मध्य प्रदेश को देश का पहला राज्य बनाया जहां सभी मंडल अध्यक्ष 40 साल से कम उम्र के हैं। सभी महानगरों में युवाओं को जिला अध्यक्ष नियुक्त करने में बड़ी भूमिका निभाई। संगठनात्मक नियुक्तियों में विधायकों के एकाधिकार को समाप्त किया। सिंधिया गुट के साथ समन्वय स्थापित करने में भी सुहास भगत की बड़ी भूमिका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिनों के प्रवास पर इंदौर पहुंचे और बीजेपी कार्यालय में उन्होंने कोर कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा की। इसके साथ ही सिंधिया ने बीजेपी नगर कार्यकारिणी में नवनियुक्त पदाधिकारियों से मुलाकात की। वहीं सिंधिया ने कहा कि बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता मैं हूं और देश में आज पीएम मोदी और नड्डा के नेतृत्व में बेहतर काम हो रहा है। 4 राज्यों के आए ऐतिहासिक चुनाव परिणाम से साबित है कि डबल इंजन की सरकार बन गई है। वहीं उन्होंने कहा कि मिशन 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में होने वाले चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। वहीं सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बेहतर काम और विकास कार्य हुए हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान रात दिन कार्य कर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष इतने कठिन वर्ष विश्व के हर नागरिक के लिए गुजरा है, जिसके आधार पर हमारा नेतृत्व प्रदेश में दिन रात शिवराज सिंह जी ने कार्य किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में दतिया को नंबर 1 लाने के प्रयास तेज हो गए हैं। 300 से अधिक सफाई कर्मी, समाजसेवी, सरकारी कर्मचारी और बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में सुपर क्लीन सेंड 5 की शुरुआत की गई है, जिसमें गृह मंत्री ने सायरन बजाया और लोगों को अभियान के बारे में जानकारी दी। साथ ही कमेंट्री कर सड़क पर उतरे सफाई कर्मियों को प्रोत्साहित किया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जनता दरबार भी लगाया और दतिया स्टेडियम में पहुंचकर क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत किया। इतना ही नहीं, मैदान में बल्ला थामकर जमकर चौके छक्के भी लगाए। आज हमारे बीच हमारे माननीय मंत्री जी भी स्वच्छता आग्रही के रूप में यहाँ पे बैठे हैं और ये एक सिंबॉलिक, एक सांकेतिक मुहिम है जो पूरे दतिया के 36 वार्डों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टीमें कर रही है और ये जन आंदोलन है, ये जनता का, हर जन का मुहिम है। मध्य प्रदेश में सिमी आतंकियों के बाद एक और आतंकी संगठन फिर से सर उठाने की फिराक में है। इसका नाम है जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश। ये संगठन मध्य प्रदेश में अपने स्लीपर सेल्स तैयार कर रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब भोपाल में एटीएस ने इस संगठन के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। देर रात पुलिस ने ऐशबाग इलाके से इनकी गिरफ्तारी की। आतंकियों के पास से लैपटॉप और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। एटीएस इनसे पूछताछ में जुटी हुई है ताकि उनके मंसूबे और प्लानिंग का पता चल सके। भोपाल से 4 आतंकी गिरफ्तार, लैपटॉप और संदिग्ध दस्तावेज बरामद। आतंकी तैयार कर रहे स्लीपर सेल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एटीएस ने 4 आतंकियों को पकड़ा है। शुरुआती पूछताछ में इनका बांग्लादेशी होना पाया जा रहा है, जो कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-ए मुजाहिदीन के सदस्य हैं। वो यहाँ रहकर आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, जिससे भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। इनमें से 2 आतंकी ऐशबाग इलाके की फतीमा मस्जिद के पास किराए से रह रहे थे। इनकी निशानदेही पर करोंद इलाके की खातीजा मस्जिद के करीब एक घर में रह रहे और 2 आतंकियों को पकड़ा गया। हिरासत में लिए गए आतंकियों से भारी मात्रा में जिहादी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यही वो घर है ऐशबाग थाना क्षेत्र का। यही वो घर है जहां से आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ रह रहे थे।
किराए से हालांकि ये मकान लिया हुआ था। बताया जा रहा है कि 65 साल की बुजुर्ग महिला है, उसके मकान में किराए से ये लोग रह रहे थे। एटीएस ने रात में सुबह 3:50 पर दबिश दी है और ये कमरा सील किया है। देखिए ताले के साथ एटीएस ने सील किया है। ये एक दरवाजा है और ये दूसरा दरवाजा आप देख रहे हैं। एटीएस को सूचना मिली थी कि भोपाल में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। पड़ताल के बाद शनिवार देर रात 3:30 बजे यहाँ पुलिस की आने की भनक लगने पर आतंकियों ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, जिसके बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई और वहाँ से 2 लोगों को पकड़ा। एटीएस की टीम अंदर पहुंची तो उस वक्त सभी आतंकी जो है, संदिग्ध आतंकी जो है, वो सो रहे थे और उसी समय पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और लगभग 1 घंटे पुलिस ने पूरे मकान की, हर कमरे की, हर जगह की तफ्तीश की, बारीकी से तफ्तीश की। इसी दरवाजे को खोलकर एटीएस की टीम अंदर पहुंची है और उनको उम्मीद नहीं थी कि एटीएस नीचे के बजाय छत से आएगी, क्योंकि नीचे जो शटर लगी हुई थी उस शटर में लॉक लगा हुआ था। पुलिस धीरे से अंदर दाखिल हुई। ये वही घर है, आपको मैंने जैसे पहले दिखाया, ये वो 2 कमरे हैं। वहीं एक चश्मदीद और पड़ोसी ने क्या कुछ बताया, आप वो भी सुन लीजिए। बस वो भागते हुए अलवत आए थे, इधर से गए थे, वो अलवत देखा था, आवाज आई तो हमारे कुत्ते ऐसे भागते फिरते, तो हम समझे कुत्ते भाग रहे। जब हमने क्या कहते निकालो उनको निकालो, भैया आवाज सुनी थी बस। ये अलवर कौन है, कहाँ ये हम इनको नहीं जानते। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB के होना पाए गए। यहाँ मैं आपका ध्यान इस बात पे भी आकर्षित करूँगा, ये JMB को जब प्रतिबंधित किया था 2019 में, उसके पहले बोधगया और वर्तमान में बम धमाके हुए थे, उसमें ये संगठन लिप्त पाया गया था। अब आपको गिरफ्त में आए आतंकियों के बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर वो कौन हैं जो बड़ी साजिश के फिराक में थे। गिरफ्त में 4 आतंकी: फजहर अली उम्र 32 साल, मोहम्मद अकील उम्र 24 साल, जहरुद्दीन उम्र 28 साल, फजहर जैनुल। आपको बता दें कि जमात-ए-मुजाहिदीन बांग्लादेश के ये आतंकी कई विस्फोटकों में शामिल रहे हैं। वहीं ऐशबाग इलाके में इस वक्त तनाव का माहौल है। देर रात हुई कार्रवाई से लोग दहशत में हैं। एटीएस की तफ्तीश अभी जारी है, आगे कई और खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 भोपाल। रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट के कुछ व्यापारी एक बार फिर मनमानी पर उतर आए हैं। पंडरी कपड़ा मार्केट में ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करने के लिए नगर निगम ने यहां 1 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनाई, लेकिन सड़क बनने के बाद कुछ व्यापारियों ने अवैध रूप से अपनी दुकानों का दूसरा दरवाजा सड़क की ओर बढ़ा दिया। जिस जगह पर कारें खड़ी की जा सकती हैं वहां व्यापारी शटर खोल दिए। इस वजह से पंडरी आने वाले लोग सड़क पर ही गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। सड़क में दिन भर लंबा जाम लगता है। शाम के समय स्थिति और भी खराब हो जाती है। निगम अधिकारियों का कहना है कि इन दुकानों का दरवाज़ा मार्केट के अंदर खुलता है, सड़क पर दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता। व्यापारी मनमानी कर रहे हैं तो कार्रवाई की जाए। ट्रैफिक व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उसे जो है रोड साइड के जो ओपनिंग है उसको बंद कराया गया था। जहाँ कहीं पे भी ऐसा रोड के साइड ओपन करने का वो है, उसको जो है नियमानुसार उस पर जो है बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। ये बार बार उनके द्वारा इस तरीके का वो किया जा रहा है जिससे ट्रैफिक भी जाम होता है, आने वालों को भी परेशानी होती है। 100 पीस है वो सामने ला के रख देते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ लोगों को परेशानी होती है। अब उनको एक बार फाइनली नोटिस दिया जाएगा और एक बार फाइनली पूरे तरीके से उसको बंद किया जाए। दोनों साइड ओपन कर रहे हैं, इससे समस्या ये आ रही है कि जो शॉप में जो जा रहे हैं उनके लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पूरा रोड उनके कारण जाम हो जा रहा है। शहर का कोई माई बाप नहीं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। जनता सारी समस्याओं से त्रस्त है और मूलभूत समस्याओं को छोड़कर महापौर जी स्मार्ट सिटी की चकाचौंध में लगे हुए हैं। 3 दिवसीय मैन पाट महोत्सव का समापन हो गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 111 युवक युवतियों ने एक दूसरे का हाथ थामा। इस दौरान गोठान कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। वहीं सरगुजा के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि मैन पाट महोत्सव की पहचान अब राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मैन पाट महोत्सव सिर्फ एक महोत्सव ही नहीं बल्कि कलाकारों का महाकुंभ है। मैन पाट महोत्सव में देश और प्रदेश के कई नामचीन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी।
मैनपाट महोत्सव एक हमारे सरगुजा जिले का बहुत अच्छा आयोजन है और हमारे मुख्यमंत्री जी के और हमारे माननीय मंत्री अमरजीत भगत जी के इच्छानुरूप इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। विवाह का आयोजन किया गया है और बहुत सारे हमारे स्टॉल लगे हुए हैं। 3 दिन का कार्यक्रम विस्तार से बना है। उसमें आज का आकर्षण जो समापन पे है अनुज शर्मा जी का है और दिल्ली ये जो मुंबई के फिल्म कलाकार हैं उन लोगों का कार्यक्रम है। शिमला क्यों बोलते हैं इस जगह को, लेकिन जब मैंने यहाँ की खूबसूरत वादियाँ देखी, पहाड़ देखे, पूरा एरिया इतना सुंदर है, छत्तीसगढ़ इतना शानदार है कि वाकई में ये दूसरा शिमला मुझे भी लगा। यहाँ की जनता, यहाँ की ऑडियंस मुझे बहुत अच्छी लगी, रिस्पॉन्स सबका बहुत अच्छा रहा। मैनपाट महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम में नामचीन कलाकारों के साथ ही छत्तीसगढ़ के कलाकार अपनी प्रस्तुति से लोगों ने मन मोह लिया और इसी क्रम में शास्त्रीय संगीत की महफिल ने लोगों का मन मोह लिया। प्रदेश के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक प्रदीप चौबे की प्रस्तुति ने सबका दिल जीत लिया। महोत्सव में देश और प्रदेश के कलाकार अपनी प्रस्तुति से लोगों को आनंदित किया। अच्छा लग रहा है बहुत। पहली बार छत्तीसगढ़ में बड़ा कार्यक्रम था और एनवायरनमेंट अच्छा है, मौसम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और अच्छा लगा यहाँ गाकर, यहाँ के लोगों से मिलकर, यहाँ का माहौल देखकर। अभी तक तो जो मैंने महसूस किया है आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण के साथ।